सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा का ईद शो, और ये स्पेशल शो है, ईद का प्रोग्राम है। पहले तो मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, बोल न्यूज़ की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद है, लेकिन मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में, जब भी हर साल ईद प्रोग्राम करने का मौका मिलता है, तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि क्या हम इसके फ़लसफ़े को समझते हैं, इसकी रूह को समझते हैं कि कुर्बानी का बेसिकली मकसद क्या होता है। तो आज मेरे साथ एक बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद हैं, उनको आप टॉक शोज़ में देखते होंगे और बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, हनीफ अब्बासी साहब। लेकिन आज हम उनके साथ बड़े प्यारे प्यारे, उनके घर के बच्चे भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा हट कर बात करेंगे सियासत से। लेकिन सियासतदान अगर आपके साथ हो तो सियासत पे बात कहीं ना कहीं हो ही जाती है। हनीफ वैसे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो ईद का दिन कैसे गुजारते हैं? मसरूफियात थोड़ी हटकर होती हैं या तो नहीं, पहली फुर्सत में कुर्बानी करना होता है। जितने भी जानवर लें वो पहली फुर्सत में, यानी अगर 7:30 नमाज पढ़नी है तो 8, 8:30 बजे तक हमने कुर्बानी कर लेनी है। और अगर थोड़ा सा और अर्ली हो जाए तो फिर भी 7:30 तक कुर्बानी हो जाएगी, वरना 8:30 तक हो जाएगी। और उसके बाद फिर यहीं जहाँ आप बैठी हुई हैं, यहाँ पे फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं। ये पहले 2 दिन तो लोग यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हल्के के भी जो लोग हैं, लोग आके ईद मिलते हैं, खुद आते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद तीसरे दिन मैं अपने वालिदैन की कब्रों पे चला जाता हूँ। ठीक है, मतलब पहले 2 दिन आप लोगों के लिए वक्फ कर दे? बिल्कुल, पूरा दिन, मतलब सुबह 9 बजे से लेके। और वालिदैन की कब्रों पे आप तीसरे दिन जाते हैं, यानी आप हल्के के लोगों के लिए पहले दोनों दिन अवेलेबल रहते हैं? तो ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, दोनों सुनता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये तमाम सियासतदानों के साथ ऐसे होता है कि 2 दिन हल्के के लोग मिलने खुद आते हैं? आपने कहा ना खुद आते हैं, या सिर्फ ये कुछ खास सियासतदान होते हैं? नहीं, मोस्टली लोग जाते हैं जी। वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उससे उसकी मोहब्बत होती है, तो उसका इजहार वो चाहते हैं कि हर खुशी के मौके पे किया जाए, हर खुशी। लेकिन मेरे ख्याल से ये दो तरफा होता है कि जब आप हल्के में जाते हैं और आप लोगों की खुशी, हम तो सारा साल जाते हैं ना, हम तो सारा साल जाते हैं। अच्छा बाजी साहब, कुछ सियासतदानों के बारे में, हल्के के लोग जो होते हैं आप लोगों के, तो आवाम ये गिले शिकवे करती है कि जी वोट लेने के लिए आते हैं, जब कैंपेन करनी होती है आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो बाकी ऐसे सियासतदान होते हैं? हाँ, मोस्टली आप देखें ना, मटीरियल सिंध से ले लें, बलूचिस्तान से ले लें, इवन फ्रंटियर से ले लें, वो लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं। यहाँ 15 दिन इजलास चल रहा है, वो यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने हल्के में उस तरह नहीं टाइम देते जैसा हमारे शहरों के अंदर होता है। पंजाब वालों को फ़ायदा है, इसका मतलब है कि हल्कों में टाइम दे सकते हैं। पंजाब वाले भी जो इंटीरियर पंजाब के हैं वही मुश्किल होता है उनके लिए। हम तो क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ कैपिटल के पास हैं, तो हमारा तो डेली मैं असम्बली में जाता हूँ, डेली यहाँ वापस आता हूँ, कोई ना कोई लोग बाहर खड़े होते हैं। वरना हफ्ते में 2 दिन मेरा पब्लिक डे होता है, उस पर मैं लोगों से मिलता हूँ। और जो करीब करीब रहते हैं इस्लामाबाद के, उन शहरों के लोगों के लिए भी मसला नहीं होता होगा, उन सियासतदानों के लिए? ठीक है। अच्छा, ये आपके 3 मेरी जी बेटी हैं, 2 बेटी हैं जी। मैं नहीं कहता होता इनको ग्रैंड चिल्ड्रन। ओह 2 मेरी बेटी हैं, ये मेरा बेटा है जी। इसका नाम तो आयत है ना? आयत है, ये ज़ियान है, वो सफ़ा है। वो सफ़ा सफ़ा है। बारी बारी मेरे ख्याल से आयत, ज़यान और सफ़ा। आयत से पहले कर लेते थे। आयत, आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। तो आयत, आप कितने साल की हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 2 क्लास में पढ़ रही थी और मैं 3 में जाने लगी हूँ। वाह। 7 इयर्स में थी। 7 इयर्स की। आपने बड़े होके क्या बनना है? मैंने बड़े होके आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनना है? अच्छा, मैंने कम बच्चे देखे जो पहले कहते हैं मैंने बड़े होकर आर्टिस्ट बनना है, वरना पेरेंट्स ने दिमाग में डाला था आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आर्टिस्ट बन के क्या करोगे? मतलब आर्टिस्ट तो बड़ी तरह के होते हैं। पेंटिंग वाले आर्टिस्ट की बात कर रहे हो ना? अच्छा, तो आप पेंटिंग्स बनाते हो? वैसे सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी बनाई है? मैंने पापा के लिए एक दिन बनाई थी। पापा की बनाई थी? मैं प्रोग्राम के बाद फिर वो देखूंगी। तो सही बनाई थी, पापा जैसी बन गई थी। ठीक है। अच्छा, आपके साथ सफ़ा बैठी है ना? सफ़ा, आप इतनी नाराज़ क्यों बैठी हुई हो? नाराज़ नहीं हो? मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप नाराज़ हो सफ़ा? फिर हंस के दिखाओ। देखा, नहीं हंस रही, नाराज़ है। अच्छा सफ़ा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में पढ़ते हो। ये आपसे बड़ी है सफ़ा? है ये तेज है। अब ज़यान से भी बात करें। अच्छा, आप 3 में पढ़ती हैं, ठीक है। मैंने सफ़ा से तो पूछा नहीं सफ़ा ने बड़े होके क्या बनना है? पुलिस में जाना है? वाह,
बच्चों के शौक अच्छे हैं, आर्टिस्ट बनने हैं, पुलिस में जाने। हाँ, इसका मतलब कोई सख्ती नहीं है, वरना हमारे घरों में तो बचपन में कहते सिर्फ डॉक्टर बनने। और मैं अक्सर अपनी अम्मा से भी इस बात पे बहस करती हूँ कि बच्चे को कभी ना कि सिर्फ डॉक्टर बने। इनकी मॉम डॉक्टर भी है ना, आपको बताइए। माशाल्लाह। इसकी खाला भी डॉक्टर है। लेकिन देखो उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आपने भी डॉक्टर बनना, आपका जो दिल चाहता है आपने वो बनना है। उन्होंने कहा था लेकिन मैंने नहीं हाँ, बोला। अच्छा आपको भी याद होगा बात, सब एक पुरानी, जब हम कोई 10-20 साल पीछे चले जाएं तो बड़ा ये ट्रेंड होता था कि भाई सब ने डॉक्टर बनना। सबने डॉक्टर बना। अच्छा, डॉक्टर नहीं आप बन रहे तो आपने अपना दिमाग ऐसा बना लिया कि डॉक्टर नहीं बने तो बच्चे तो काफ़ी दिन डिप्रेशन में चले जाते थे। अच्छा, आप जायान से बात करते हैं ना, सफा जायान। अस्सलाम वालेकुम जायान। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। वालेकुम सलाम। जायान ने बात, जायान आप किस क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? नहीं पढ़ते ये नहीं हाउ पढ़ते। ओल्ड यू? हाउ ओल्ड? कितने साल के हो आप? 2 years के। ये 2 years old? यस 2 years। हाँ, मुझे तो लगा 5 years के हैं। अब मैं मजाक कर रही हूँ इसके साथ। ये पहनते हैं। क्या? बच्चों की बहुत क्यूट बातें हो। क्यों 5 साल के लगते हैं? ये पहनते अच्छा, ड्रेसिंग की वजह से आप कह रहे बड़े बड़े लग रहे हैं, वाह। अच्छा, आपका नाम जायान है ना? जायान का मतलब क्या होता है? जायान को माइक पसंद आ गया। जायान, आपके नाम का मतलब क्या होता है, पता है आपको? क्या होता है? चले, आपके पापा का क्या नाम है? पापा का नाम बता दो। नहीं बस। क्लैपिंग, इस पे तो क्लैपिंग। अच्छा जी, जायान अभी काफ़ी छोटे हैं, 2 साल के हैं, तो आपकी कुछ तस्वीर भी इनके साथ शेयर होती है जायान के साथ, तो बड़े लाडले हैं। कैसा लगता है? कहते हैं कि बच्चों के बच्चे कहते हैं माँ बाप को और भी प्यारे होते हैं, तो क्या बात सच है वाकई? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपके इन तीनों में सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे है? सबके साथ है, लेकिन ये क्योंकि हमारी सबसे पहली बेटी है ना जी, तो इसका नंबर 1 आता है। ये आपसे मिलती भी है, आपसे थोड़ी सी इसकी शक्ल भी मिलती है ना, बहुत रिजेम्बलेंस है। अच्छा, तो ये बच्चों में थोड़ी सी जेलिसी आ जाती है, बड़ा क्यूट सा फैक्टर होता है कि जो जिस आप दादा हैं तो आप अटैच होंगे इसके साथ, तो जब आप ज़्यादा प्यार इसको करेंगे तो वो थोड़ी नाराज़ हो जाएगी। इसमें बड़ी वुसअत है इसमें। अच्छा, वो नहीं करती है? आयत जो है ना, ये बहुत अच्छी बच्ची है। इवन सफ़ा, ये भाई के साथ इनकी बहुत दोस्ती है। भाई को भी, ये दोनों भाई भी आवाज़ें दे रहा होता है, सफ़ा, आयत, और इसी तरह ये भी भाई को आवाज़ें दे रही है। ठीक है, मतलब ये नहीं कहते कि अगर आपने ज़्यादा प्यार किसी और से किया है तो वो नाराज़ नहीं हो? मूवमेंट जो है ना, मूव इकट्ठे करते हैं। अच्छा, मूव इकट्ठे करते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आसिफ साहब, बच्चों के साथ ईद और इनसे पहले कुछ फर्क था? बहुत फर्क। इनसे पहले इनके जो वालिदैन थे वो छोटे बच्चे थे, उनके साथ बंदा वक्त अच्छा गुजार लेता था, तो इसी तरह बस। अच्छा, ईद के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, फिर आगे जाके हम ज़रा सियासत पे भी बात करेंगे। ईद का मकसद लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल ईद उल अज़हा जब आती है, कुर्बानी की ईद है, तो बड़े लोग ऐसे होते हैं, इसका मकसद तो है कि जो लोग पूरा साल गोश्त से महरूम रहे, जो अच्छी ग़िज़ा नहीं खा सके, आपने उनकी मदद करनी है। अच्छा, इसका ना एक एहसास है, मकसद है, लेकिन लोग समझते हैं हम भूले हुए हैं, जिसको हम भूले हुए हैं। मकसद ये है ना कि हमने अपने ही घर में जहाँ 6 बकरे कुर्बान हुए हैं, वहीं पे अपने बकरे की रान भेज दें, वहीं पे अपना गोश्त निकाल के अच्छा सा, और बेहतरीन वाला हिस्सा आपने खुद खा लिया और बाकी बांट दिया। इसका तरीक़ाकार वही है। खैर, मैं मुफ्ती तो नहीं, इसके वो 3 हिस्से किए जाते हैं, उन हिस्सों के मुताबिक जो है आप तकसीम करें। और आपने इर्द गिर्द भी देखिए, अपने रिलेटिव में अगर कोई किसी ने कुर्बानी नहीं की तो सबसे पहला उसका हक है, क्योंकि आपके प्रोग्राम को लोग देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आम पब्लिक तक जाए। जी प्लीज़। एक तो ख़ास तौर पे गोश्त उनको दें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, ठीक। और अपने रिलेटिव्स में तलाश करें सबसे पहले, फिर अपने दोस्तों में तलाश करें, अपने हमसायों में तलाश करें, फिर और लोग हैं मुस्तहिक, उनको तलाश करें। सबको पता है किस किस के पास, सबको अंदाज़ा। जी, तो ये कोशिश करें ना कि आप मेरे घर में भेज रहे हो और मेरे घर वाले जो है वो उसको किसी फ्रीज़र में रख दें या उठा के किसी और को दे दें, तो बजाय इसके कि पहले ही उसका मुस्तहिक जो है उस तक पहुंचे। यानी आपके कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने कुर्बानी की और आपको पता है कि उसके घर में ऑलरेडी 2-3 कुर्बानियां हुई हैं, बकरे भी हैं, गाय भी है, तो आप उसको ना दें, उसका हिस्सा भी आप किसी मुस्तहिक को दें। ठीक है, इस पर भी वैसे काफ़ी बहस होती है। आपने सका, आप मुफ्ती नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये बहस ही होती है कि नहीं जी, रिश्तेदारों का हिस्सा देना है, जिन्होंने कुर्बानी की, अपने उनका हिस्सा हर हाल में दे। नहीं, मेरा नहीं। हाँ, मेरा नहीं कि हम यहाँ पे बैठ के कोई फतवा नहीं लगा सकते। ठीक है। अच्छा, तो ये जो फ्रीजर में गोश्त रख लेते हैं अब्बासी साहब, ये ज्यादती है, ये फितरत है। मतलब आप देखिएगा, घर में आप पूरा साल गोश्त खा रहे हैं, बल्कि जो लोग साहिब इस्तात हैं वो तो ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं कि जहाँ पे एक गरीब बंदा उस रेस्टोरेंट के बाहर से भी नहीं। डॉक्टर साहब, आप पहली बात तो ये है कि ये गोश्त कुर्बानी का इतना अरसा खाया भी नहीं जाता। हाँ, तो आप कोशिश करें कि उस गोश्त को मुस्तहिक तक पहुँचाएँ ताकि वो खा ले बेचारा। आप हो सकता है कि 10 दिन बाद जब बारी आए पकाने की
तो आप उसको पकाने से जो है परहेज़ करें, एहतियात करें। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुँचा दें। अच्छा बाजी साहब, ये तो सिर्फ एक ईद है ना, मतलब हम ईद के टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक पैगाम है, ईद उल अज़हा कुर्बानी का एक मैसेज है। फिर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जिस तरह एक एग्जांपल सेट हुई कि बेटे की कुर्बानी का हुक्म आया और अब वो हाजिर हो गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करता हूँ। इसमें भी बहुत बड़ा पैगाम है, फरमा बरदारी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आयत से हम सुनते हैं। माइक किधर है जी? आयत आप बताएं। आप बताएं जी क्या वाक़या हुआ था? हज़रत इब्राहीम वाला वाक़या आपको पता है? हज़रत इस्माइल जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। उनका वो एक दिन उनको ख्वाब आया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वो कुर्बानी अल्लाह ताला ने उनको पैगाम दिया था कि अपने बेटे को मेरी राह में कब कुर्बान कर दो। तो फिर ठीक उन्हें वो रास्ते में जा रहे थे, शैतान एक दफ़ा शैतान आया। शैतान ने कहा तुम क्यों अल्लाह के लिए अपने बेटे को कुर्बान करोगे? उनने उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको पत्थर मार के वो आगे चल पड़े। फिर दूसरी दफ़ा शैतान आया और शैतान को ने फिर मारे पत्थर, क्योंकि शैतान दोबारा बोल रहा था कि नहीं क्यों लेके जा रहे हो, तुम उसको कुर्बान कर दोगे। तो फिर वो आगे चल पड़े उसको पत्थर मार के। तो फिर ये तीसरी बार है। उसके बाद शैतान दोबारा बोले तुम अपने राह में क्यों अपने बेटे को कुर्बान करोगे, बट उनने स्टिल नहीं सुनी और फिर उनको पत्थर मार के आगे चल। जैसे ही उनने उसको रखा तो फिर वो उनके बेटे बोल रहे थे कि बाबा आपको दुख होगा तो आप मुझे उल्टा लिटा दो। उसको उल्टा लाया। जैसे ही उनने काटा आगे एक दुम्बा आ गया था और वो दुम्बा गया और उनका बेटा उनके साथ क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी। अच्छा कि पेरेंट्स की भी तरबियत होती है, टीचर्स का भी इसमें किरदार होता है कि बच्चों को इसे सिखाया जाए। लेकिन उसका अपना आप टैलेंट देखें कि उसने वो 3 क्लास में पढ़ती है, 8 साल की होगी मेरे ख्याल से, 7-8 साल की, 7 ईयर्स। तो माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से, इतने कॉन्फिडेंस से आपने एक्सप्लेन किया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। आप ऐसे बड़ी होकर सियासतदान भी बन सकती हैं। आपने नहीं सोचा पापा की तरह पॉलिटिक्स में नहीं जाना? अच्छा पॉलिटिशियन कौन से अच्छे लगते हैं? आप तो बड़ी जीनियस है, मुझे पूरा यकीन है आपको पॉलिटिशियंस के नाम भी आते होंगे। नवाज शरीफ साहब अच्छे लगते हैं और शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा अच्छे कौन लगते हैं? ज़्यादा अच्छे नवाज शरीफ लगते हैं या शहबाज शरीफ लगते हैं? नवाज शरीफ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसका मतलब पापा को नवाज शरीफ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुश्किल होता है ये सवाल हमारे लिए। ठीक है चले जी, आपने कुछ नहीं सुनाना मुझे सफ़ा? हाँ सफ़ा थोड़ी खुश चुप नहीं चुप नहीं रहती, ये बिल्कुल ही चुप हो गुमसुम हो जाती है। अगर कहीं छुपी हो तो पता नहीं चलता, हम ढूंढते रहते हैं कहाँ चली गई है। फिर तो सर फिर अब्बासी साहब फिर तो इसको सियासत में जाना चाहिए, आयत को नहीं जाना। बोलो बताओ, देखो आप बहना ने कितनी बातें प्यारी बताई। हाँ अभी वो कहीं लॉस्ट है ना, कहीं खोई हुई है। ठीक है। अच्छा सफ़ा आपने ये नहीं बताया आपने बड़े होके क्या बनना? पुलिस बताया था आपने? ठीक है। अच्छा फिर वैसे ही पुलिस में जा सकती है? हाँ CSS करके ASP भर्ती हो जाए। ठीक है इंशाल्लाह। चलें, जो बच्चों के ख्वाब में पूरे हों, ख्वाहिशात पूरी हों। मुझे ब्रेक का भी मेरे ख्याल से कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक नाजरीन। ईद का प्रोग्राम चल रहा है और एक बार फिर से मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, बोल न्यूज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद थे, बल्कि मैं तो आयत का जिस तरह उसने एक्सप्लेन किया, माशाल्लाह 7 साल उसकी उम्र है, लेकिन उसने वाकया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन किया। तो उसकी क्या वजह, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे ना, आपने उसकी वजह बताई। उसकी वजह ये है कि जो मेरी मिसिज़ है ना, एक्चुअली ये बेटी मेरी जो है, इनकी जो मॉम है वो है लंदन में। ठीक है। ये दोनों हमारे पास है। ठीक है। तो डे 1 से हमारे पास है। तो इनको सोने की आयत से लेके सुबह उठने की आयत से लेके तकरीबन मेरा ख्याल है 6 कलमे तो नहीं, लेकिन 3 आते होंगे बड़ी को। और इसी तरह उसको पता है कि पानी बैठ के पीना है, 3 दफ़ा पीना है, और इस तरीके ये सारे एटिकेट्स जो हैं वो मेरी मिसेज ने इनको सिखाए। ये दादी अम्मा ने सिखाए। माशाल्लाह। मामा कहते हैं उनको, मामा कहते हैं, और आपको पापा कहते हैं। मुझे पापा। अच्छा ज़्यादातर बच्चे अब यही कहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स मामा पापा कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि मामा, अच्छा नहीं ठीक है, उनके मामा और पापा हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ब्रेक से पहले वैसे तो ज़रा वो लाइटर नोट पे बात हुई, मैंने पूछा कि नवाज शरीफ साहब ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको आयत या शहबाज शरीफ साहब? तो आयत ने कहा नवाज शरीफ साहब।
तो ये अब देखने वाले समझ रहे होंगे कि शायद ये आपकी चॉइस भी ये है। नहीं देखिए ना, हमारे लिए तो ये मैं लाइटर नोट पे बात हाँ नहीं, मैं भी लाइटर मोड में बात कर रहा हूँ। हमारी पूरी पार्टी के जो कायद हैं, जो लीडर हैं, वो तो नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं बहुत दफा इसकी वजाहत कर चुका हूँ, और ये क्वेश्चन आपने तो लाइटर मूड में पूछा है, लोग सीरियस नोट पे सीरियसली भी हर प्रोग्राम में मुझसे पूछते हैं। उसकी भी एक वजह है ना, पहले कंप्लीट करें। अच्छा, उसकी पता नहीं वजूहत कुछ होंगी। इसके लिए आप देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब को देखें, उनकी ज़ात को, वो भी हर वक्त आधी से तकरीर कर रहे होंगे ना, तो 75% तकरीर वो मियां नवाज शरीफ साहब पे करते हैं। ठीक है, वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनको पता है कि ये विजनरी शख्स था, उनकी विजन को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। और फिर दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी ने भी मियां नवाज शरीफ को कायद हल्का फुल्का या हाफ हार्टेडली नहीं माना। उनका भाई हो, जिसको 21 मरतबा नहीं कितनी मरतबा जो है वो वजारत उज़्मा की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। ठीक है, जहाँ तक मैं कल भी मैंने एक शो में कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ एक अदब और एहतराम का रिश्ता है। ठीक है, वो अगर कोई हुक्म करते हैं तो हम बजा लाते हैं। ठीक है। मेरा शहबाज शरीफ साहब के साथ एक दोस्ती का, फ्रैंकनेस का रिश्ता है। वो ठीक है। वो उसमें एक प्यार भी शामिल है, खिलाड़ियाँ भी शामिल हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। अदरवाइज अगर आप सियासी तौर पे देखें, मैं जब पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया जाती उम्रा में जाके, तो मैंने कहा मियाँ साहब मुझे नहीं पता आपकी मुस्लिम लीग का क्या नाम है, तो मैं मियाँ नवाज शरीफ को ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर साथ साथ आपको पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ के अंदर ऐसी सलाहियत है जो मैंने अपनी 35 साल पॉलिटिकल लाइफ में नहीं देखी। शहबाज शरीफ साहब की बात करें, उसकी सलाहियत ये है कि दिन रात काम करने वाला शख्स है। इस रावलपिंडी को उठा के देख लें, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, सफाई का निज़ाम हो, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, कोई चीज़ हो, गर्स आपको हर जगह शहबाज शरीफ नजर आएंगे। अब भी डिफरेंट लोगों को साथ लेके चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनमें सबसे ज़्यादा तनकीद होती है जी वो लोग जो कि कहा जाता है कि जी बाहर से आ गए, और जैसे वज़ीर ख़जाना की मैं बात करूँगी, वज़ीर दाखिला, तो ये आपकी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आती हैं कि जी पार्टी के अंदर से किसी को मौका क्यों नहीं मिला। अच्छा, ये जो पार्टी के अंदर से आवाज़ें आती हैं ना जी, मोहसिन नकवी साहब के बारे में लोग बात करते हैं, औरंगजेब साहब के बारे में। मैं बहुत दफ़ा इस चीज़ की, ये नहीं हो सकता कि पार्टी के कंसेंसस के बगैर कोई हमारा सेनेट का वोट ले जाए। ठीक है, क्या हमने औरंगजेब साहब को सेनेट का वोट नहीं दिया? क्या हमने मोहसिन नकवी को सेनेट का वोट नहीं दिया? दिया ना, दिया। तो बात खत्म। या तो आप दे ही ना। जब आपने अपनी पार्टी का सेनेट का वोट इन दोनों को दिया है तो आपने ऑन करना है, बस सीधी सिंपल सी बात है। मैं तो फिर जो आपने तो बड़ी बात मतलब मुकम्मल कर दी ना, वो कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर देना। आगे वो उनके उनमें और बड़ा आपने मैच्योरली इस बात का जवाब दिया। लेकिन आपकी पार्टी में ना, ये हनीफ साहब, मैं किसी का नाम नहीं लेती, आपकी ऐसी किसी लड़ाई हो जाए, आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो? आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बातें करते हैं, पहले तो ऑफ दी रिकॉर्ड बैठ के बातें करते हैं, आपको भी पता है कौन लोग हैं। आप तो कुछ प्रोग्राम्स में बैठ के इस तरह की बात कर जाते हैं कि जिस तरह एक डिवीजन नजर आती है, पार्टी में डिवीजन नजर आती है। मैं एक चीज का कायल हूं, देखिए ना, अगर आपने चंद दिन पहले जोर शोर के साथ आपने मुखालफत की है कि ये नहीं होना चाहिए था, तो अब भी फिर आप वही करें ना, आधा तीतर आधा बटीर नहीं। कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप पार्टी की पॉलिसियों से नाला है, तो आप फिर खुदा हाफिज कह दें। अच्छा, दरमियान का रास्ता बाकी आपने तो बड़ी सीधी बात कर दी, लेकिन खुदा हाफिज में नहीं कहा जाता इनसे, रहना भी वहीं पे, तनकीद भी करनी है, तनकीद भी करनी है। तनकीद अगर आप बैठ के पार्टी की पार्लिमानी पार्टी में करें, CWC में करें, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में करें, ठीक है, वो एक अलग बात है। उसमें किसी को कोई पाबंदी नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं। अच्छा, जो पार्टियों के लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, डॉक्टर साहब जरा पार्टी की जरा सुन लें। जी जी प्लीज। जो ऑन ग्राउंड उनकी कोई किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं होती एज ए पॉलिटिकल वर्कर, और कोई उनका जिसे कहते हैं बैकग्राउंड नहीं होता, CV नहीं होती, ठीक है, कि जी पॉलिटिकल CV नहीं होती, ठीक है, तो उनका काम क्या है? लगाई बुझाई, टॉक शोज में लगाई बुझाई नहीं, टॉक शो के अलावा लगाई बुझाई, इधर की बात लीडरशिप की उधर लगा दी, उधर की बात इधर लगा दी। अच्छा, मसला ये है कि अब वो वक्त नहीं रहा, अब आपने चलना है। बड़ा जो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है, देखिए ना, उसने झूठ को भी सच साबित कर दिया है। तमाम जो झूठ हैं उसने ऐसा मतलब कि कोई फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं इस झूठ की कि वो फैक्ट्रियों से बंदा निकल के वो सच साबित होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको ठीक है, दूसरे के मुंह को देख के चपेड़ अपना मुंह लाल नहीं करना चाहिए कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, झूठ को सच बना रहा है, तो आप भी झूठ को सच बनाना शुरू कर दें। लेकिन कम से कम जो कुछ आपने किया उसको बताएं तो सही, कि मियां नवाज शरीफ ने मोटरवेज के जाल बिछा दिए, पावर प्लांट्स जो है
वो लेके आ गए। फौरन अगर अपना पॉलिसी है तो उसमें हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं मियां नवाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, शहबाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, चाइना है, टर्की है, मिडल ईस्ट है, इवन यूरोप अमेरिका भी वो उनके साथ कंफर्टेबल फील कर। तो कहने से मुराद ये कि ये जो पार्टी के लोग हैं इनसे मेरी मेहरबानी में गुजारिश ये है कि पूरा ध्यान अपने काम पे दें, ठीक है, डिलीवर करें। और हर वजीर, ये जिन वजीरों के आपने नाम लिए हैं, वो हमारी ठेका नहीं उठाया हुआ हमने कि हमने जाके पार्टी को डिफेंड करना है, ठीक है, हम फर्ज समझते हैं अपना। लेकिन ये जितने वजीरों का आपने नाम लिया है, मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया है, औरंगजेब साहब का नाम लिया है, और लोग होंगे इस तरह के जो भी, वो आके टीवी पे बैठ के अपना डिफेंड करें हुकूमत को, वो डिफेंड ना करें तो बाकी लोग डिफेंड करें, क्यों, वजह। अच्छा, अब आपने बड़ी अहम 2-3 बातें कर दी, मैं चाह रही थी आपकी बात मुकम्मल हो। एक तो बात आपकी, इसमें से 2-3 सवाल जो मेरे जहन में आपकी गुफ्तगू में से आई, बड़ी अहम बातें आप कर गए हैं। एक बात ये कि आपने कह दिया कि मोहसिन नकवी साहब या औरंगजेब साहब या ऐसे लोग जो कि आपकी पार्टी से नहीं थे लेकिन बड़ी वजारतों में बैठे हैं, और जाहिर बात है आप लोगों ने भी सपोर्ट किया, आपने वोट दिया, सेनेट का और आपकी मर्जी से वो बने। लेकिन आपने साथ ही गिला ये कर दिया कि उनको टॉक शोज में आके मोहसिन नकवी साहब को खुद अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, औरंगजेब साहब को भी, ऐसे जितने भी अपने आप को नहीं, जरा डॉक्टर साहब ठीक कर, हुकूमत को आके और अपनी वजारत को, अपनी वजारत को, बहुत बड़ी वजारत उनके पास है, वजारत दाखिला उनके पास है, ठीक है ना जी। अब पीसीबी के भी वो चेयरमैन है, औरंगजेब साहब का खजाना है। अब देखें ना, हमारे से आजम नजीर तारड़ साहब या डॉक्टर मुसद्दक मलिक, ये आपको, और अता तारड़, ये 3 लोग नजर आते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं है, औरंगजेब साहब की बात नहीं, बाकी लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, बाकी लेना 3-4 नाम लें आप। नहीं, मैं आप रहने देना डॉक्टर साहब, इतना ही काफी नहीं आज के शो के लिए। 26-27 लोग हैं। देखें, आपने मीडिया पे आकर अपनी पॉलिसियां बयान करना। अब वजीर आजम अपनी पॉलिसी को बार बार बयान कर चुके हैं कि मैं सऊदीया गया, सऊदीया वाले इधर आए, फिर मैं सऊदी गया, सऊदी वाले इधर आए, उसकी MBS ने कहा 25 अरब डॉलर हम देने के लिए आपको तैयार। ये बात मुझे सऊदी विजिट के बाद शहबाज शरीफ साहब ने खुद फोन पे बताई कि MBS ने कहा कि अब वो दौर गुजर गया कि हमको 2 अरब डॉलर आपको दे दें, 1 अरब डॉलर दे दें, 25 अरब डॉलर लें। अब लेना आपका काम है, ठीक है। इसी तरह 10 अरब डॉलर UAE से लेना हमारा काम है। अब इसके बाद कतर और इसके जो है अपना कुवैत, इसके सरबराहान आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे अभी पिछले दिनों, आपको याद होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के जब हम यहाँ पे देखेंगे, अपनी कारकर्दगी को लोगों को बताएंगे, अगर बताएंगे नहीं तो फिर तो इसी तरह ही होगा ना कि 90 फुट लंबा अगले को मिला हुआ सेल, ठीक, ट्रेड मिल मिली हुई है, देसी घी मिला हुआ है, नहीं सुने ना, देसी घी मिला हुआ है, और फिर भी उसका बयानिया क्या आ रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब अदालत में बात चली, तो वो जो डेथ सेल है, और डेथ सेल वो नहीं होता, ये डेथ सेल वो होता है जिसमें नवाज शरीफ रहे, जिसमें मरियम साहिबा रही हैं, जिसमें हनीफ अब्बासी रहा है। अच्छा, मरियम साहिबा जहाँ रही थी, जब उसकी तस्वीर शेयर की जाती हैं तो ये आपके मुखालिफिन सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी जब इमरान खान जहाँ पे रह रहे हैं, उसका मुआजना उसके साथ किया जा रहा है कि जी मरियम साहिबा को यहाँ रखा गया था, इमरान साहब को वहाँ पे रखा गया था, वो तस्वीर है। मैं आपका सिर्फ कमेंट चाहूंगी, मैं खुद को कमेंट नहीं करना चाहती। मैं तो आंखों देखा हाल है जी, ना, जी, मैं प्लीज, 92 से जेलों में काम कर रहा हूँ वेलफेयर का, फिर खुद भी मैं 5-7 दफा गया हूँ पॉलिटिकली, फिर आखिरी दफा भी गया हूँ, 11 महीने रहा हूँ। इलेक्शन से पहले मैं थे, मियां नवाज शरीफ साहब थे, मरियम साहिबा थी, कैप्टन साहब थे, 4 लोग हम थे जेल में। ठीक, अब उस जिस जगह का ये, क्या नवाज शरीफ साहब को ट्रेडमिल मिली हुई थी? क्या हनीफ अब्बासी को ट्रेडमिल मिली हुई थी? क्या वर्जिश का सम्मान मिला हुआ था? बात है, नवाज शरीफ साहब ट्रेडमिल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। नहीं, अगर मैसर आती जेल में तो क्यों ना करते हैं, बाकी तो मुझे नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब का पता है कि वो डेली 1 घंटे की स्विमिंग करते हैं। अच्छा, ठीक है, डेली 1 घंटे की स्विमिंग करते हैं। मेरा कहने से मुराद है, आपने सेल की लेंथ देखी है, लंबाई देखी है, चौड़ाई देखी है उसकी, ठीक है, और फिर वहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें देखी हैं। ये मैंने नवाज शरीफ साहब का सेल भी देखा, मैंने शहबाज साहब का बाद में सेल देखा। हाँ, नहीं देखे डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब मैं आप जी मैं अच्छा डॉक्टर साहब मैं ना ये मैं ये बातें बहुत कम, आपने देखा होगा टॉक शो में भी नहीं करता अपने हवाले से, अपनी लीडरशिप की बात, उनकी सख्तियों, जी मैं उनकी सख्तियों की भी बात मैं नहीं करता जो उनके साथ गुजरी। मैं अपनी बात इसलिए मुंह से अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने कहा तो मैं ये कौम को बताना चाहता हूँ, कुछ हमारे और भी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो भी 2 FIR हो जाए, 6 महीने गुजार के आ जाए,
तो वो चीख के कह रहा मैं जेल गया था, मैं कैद काटी है नहीं। वो बेशक वो सारा 6 महीने किसी हॉस्पिटल में पड़ा हो प्यार से सुकून के साथ। ठीक है, असल इशू है मैं मियाँ फैमिली की तो जो तकालीफ है उनका मुकाबला नहीं कर सकता, सीधी सिंपल सी बात। देखिए ना, मरियम बीबी की वालदा की डेथ उधर हुई, मैं भी उधर मौजूद था, बहुत बड़ा सान है। फिर उससे पहले अपने वालिद की डेथ हुई, मियाँ साहब की सऊदी अरब से डेड बॉडी यहाँ पे आई, यहाँ पे दफनाया गया, फैमिली के लोग मौजूद नहीं थे। ये बहुत बड़ा सानियात होते हैं जो सारी ज़िंदगी नहीं भूलते। लेकिन इसके अलावा मैं दावे से कह सकता हूँ पार्टी की पूरी लीडरशिप में सबसे बड़ी सज़ा मुझे होती है, सबसे बड़ी सज़ा मुझे हुई 25 साल उम्र कैद। ठीक है जी, उम्र कैद हुई और फिर इलेक्शन से 4 दिन पहले हुई, और वो उस केस में सज़ा हुई जिसमें कोई रिकवरी नहीं है। यानी मैं अगर कत्ल किया है तो उसकी डेड बॉडी नहीं है और उसका आला कत्ल नहीं है, तो मुझे कहा गया कि तुम कातिल हो और तुम जाओ सज़ा 25 साल हो गए। यहाँ से मैं कैसे गया? मैं अल्लाह ताला से आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांग के डॉक्टर साहब कहता हूँ वीडियो निकालें और चलाएं साथ। उसमें मैं लोगों को ठंडा कर रहा हूँ। लोगों ने गलत किस्म के नारे लगाए। मैं वो लोग नहीं, बंदा नहीं हूँ जो अपनी खातर पूरे मुल्क को के आग लगा दो, मैं नहीं, खान नहीं तो मुल्क नहीं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वहाँ पे 10,000 के लोग, बिखरे हुए लोगों को मैंने समझाया। मैं गाड़ी में बैठ के चला गया। मैंने जाते ही शावर लिया रात के 2 बजे और मैं सो गया। वहाँ पे कुछ बड़ा केस कौन सा होगा जहाँ पे अब तो नैब तोशा खाना 2 इंशाल्लाह, तोशा खाना 2 इंशाल्लाह। उस पर भी कुछ जो सियासत पर नज़र रखते हैं, हमारी फील्ड से भी कुछ लोग जो सीनियर सियासतदान हैं, तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो भी तैयार किया जा रहा है। ये मुझे नहीं पता कि किया जा रहा है या हो गया है, इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मैंने आपने कहा कि प्रिडिक्शन दे, प्रिडिक्शन में यही है। मतलब आपको लगता है ठीक है, ये तो होगा साइफर के ऊपर देखे ना डॉक्टर साहब, साइफर के ऊपर बात कर लेते हैं। एक बंदा खुद लहरा के कह रहा है साइफर की बात कर रहे हैं, तो कौन से एविडेंस की बात कर रहे हैं? 9 मई आपको सामने नज़र आ रहे हैं, GHQ पे हमलावर नज़र आ रहे हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमलावर नज़र आ रहे हैं, शोहदा के मजलिस में तोड़ने वाले जहाज़ को आग लगाने वाले सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये तो इसी तरह हुआ था ना डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो 2007 में जब लंदन वाले फसादात थे, 24 घंटों में सिर्फ एक एविडेंस उन्होंने लिया था, वीडियो एविडेंस। ये जो 2021 वाला है, क्या वजह मैं जरा बता, 2021 वाला कैपिटल हिल वाला है जी जी, सिर्फ एक एविडेंस उन्होंने लिया अदालतों ने वीडियो का, बस। ठीक है। तो फिर क्या वजह है? सामने एविडेंस भी हैं, सब कुछ सामने है। देखिए अब तो अगर मेरी वो बातें आपके प्रोग्राम में मैं करता आया हूँ कई दफ़ा कि PTI के हवाले से कि भाई ये फॉरेन फंडिंग जमात है, पहले भी मैंने इस पर केस भी किया था अगर आपको याद हो। हिंदुस्तानी कंपनियां थी, इजराइल की कंपनियां थी जिन्होंने इनको डोनेट किया है। अब तो खुद रऊफ हसन ने कह दिया ट्विटर अकाउंट के बारे में कि अमेरिका से खान साहब का ट्विटर अकाउंट जो है वो हैंडल होता है। बल्कि आप देखिए इनकी पार्टी के और लोग भी शानदार, गुलजार और भी लोग जो है वो बरियो जमा हो रहे हैं इस चीज से। वो कह रहे हैं हमारा लेने देने, सोशल मीडिया टीम अलग है, हमारी सोच अलग है। आधे लोग कहते हैं कि ये ट्वीट हुआ है, आधे कहते हैं गलती से हुआ है, आधे कहते हैं, और उन्होंने कहा कि अजहर मशवानी जिनके लोग बाहर बैठे हैं। खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात डॉक्टर साहब वही है जो मैंने की अभी, कि उन्होंने कहा कि अमेरिका से बैठ के उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो हैंडल होता है। इस वक्त जितने आपने देखे होंगे अकाउंट्स ये बाहर से चलते हैं और ख़ास तौर पे एक इंस्टीट्यूशन को यानी फ़ौज को वो टारगेट कर रहे हैं। और फ़ौज को टारगेट कौन करवा रहा है आपको पता ही है कौन लोग हैं, और इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, सियोनी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इस इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर किया जाए। और पाकिस्तान क्योंकि एटमी कुव्वत है, एटमी ताकत है, तो हम कहें नहीं जी अब तो आप बिल्कुल इस मुल्क के अंदर जो है अफरा तफरी का आलम है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लाएं ये हमें दे दें, आप इसको संभाल नहीं सकते। चलें, मुझे ब्रेक का भी मेरे ख्याल से कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक नाजरीन। सियासतदान हमारे साथ हों और सियासी गुफ्तगू ना हो ईद वाले दिन भी ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, बस सब मुखालिफिन में जो दूसरी पार्टी हैं उनमें कोई आपको बहुत पसंद हो, कोई सियासी शख्सियत? अक्सर होता है ना कि मुखालिफिन में भी आप किसी के किरदार से बहुत इम्प्रेस होते हैं। नहीं देखिए, किरदार से मुराद पॉलिटिकल किरदार कह लें जी। आप देखें ना यूसुफ ज़ा गिलानी साहब, उन्होंने अपने मुखालिफ किया, मुआफिक किया सबको। 2008 में जब वो वज़ीर आज़म बने, उससे पहले वो जेल में थे, मैंने था, तो मैं उनको जेल में छोटा मोटा लुक आफ्टर किया करता था। जब दोबारा मैंने बन गया
और वो भी एक वाकया है कि जेल के अंदर उनका एक सुप्रिटेंडेंट के साथ लड़ाई हो गई। अच्छा, गिलानी साहब की बात गिलानी करें। साहब, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मुख्तसर सुना रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है। जी जी। तो उन्होंने मुझे रात 11 बजे बताया कि इस तरह ये हुआ। मैं सुबह 9 बजे चला गया, तो ये सामने बैठे हुए, तो मैंने सुप्रिटेंडेंट को कहा, मैं सिटिंग है, मैंने 2004-5 की बात है, मैंने कहा मेरी बात सुनाओ, हम सियासी लोग हैं, आज जेल में हैं, कल वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, मैंने तो इसलिए वज़ीर आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं समझता था कि ये स्पीकर रह चुका है बंदा, ये बंदा कई दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रह चुका है, तो अब तो यही बात बनती है ज़रा वजन डालने के लिए। यानी आप उनके पॉलिटिकल किरदार से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, और इसी तरह कोई ऐसा सियासतदान जिसके साथ बैठना पसंद भी ना करें। मुश्किल सवाल। ये काफ़ी मुश्किल सा है, काफ़ी मुश्किल। फिर भी मैं ऐसा पॉलिटिकल वर्कर हूँ। हाँ, एक वक्त में वैसे इमरान खान साहब शेख रशीद के बारे में कहते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। मैं उस शिद्दत में किसी तरह भी नहीं जाता किसी के लिए। फिर कल को बैठे भी, फिर कल देखिए ना, वो सारों के साथ बैठे, उन्होंने थूक के चाटा भी, बहुत सारा चाटा। मैं ये नहीं कहता, मैं तो एमक्यूएम के साथ बैठता था उस वक्त जब एमक्यूएम में जहर था, जब मैं एमक्यूएम के खिलाफ तकारीर किया करता था। लेकिन जब वो भी वज़ादार लोग थे, जब मैं कराची दाना तो उन्होंने मेरे से उससे सलूक करना, जब वो यहाँ आते तो मैं उनकी फैमिलीज के साथ मुनालबे। और मेरे ख्याल से सियासत की जमहूरियत की खूबसूरती भी है, ये तो 2013 में आके गंद पड़ा है ना, ये 2013 में खराबी पैदा हुई है, जब हमने ना माँ न बहन न बेटी किसी के तकद्दुस को नहीं। ये सोशल मीडिया पर ये जो एक पार्टी है, जो आपकी मुखालिफ पार्टी तहरीक इंसाफ, ये लोग आपके बारे में इतना प्रोपेगेंडा करते हैं आपकी पार्टी के बारे में कि झूठ को भी सच साबित करने में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं। हमारी पार्टी को आपकी पार्टी को भी चाहिए कि आपने मोटरवे का जिक्र किया कि जितने प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने किए तो उसको हाईलाइट किया जाए। यानी आपकी गुफ्तगू में मुझे गिला नजर आया आपकी अपनी पार्टी से कि आप लोग उस चीज में खुद को पीछे महसूस करते हैं। आप माशाल्लाह जहांदीदा जर्नलिस्ट हैं, आपने निकाल ली बात, चले मैं उसकी वजाहत कर देता हूं। क्योंकि आपने गिला इजहार किया ना कि आपकी पार्टी शायद सोशल मीडिया पर उस तरह अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट नहीं करती। सुने ना, 28 मई जब गुजरा तो लोगों ने कहा, एंकर्स बैठे हुए हैं, मेरे साथ भी एक एंकर का प्रोग्राम था, ठीक है, कि जी मियां नवाज शरीफ साहब तो 28 मई को धमाका ही नहीं करना चाहते थे। अब ये वीडियो सरदार खान नियाजी साहब के प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मौजूद है, ठीक है, वो लेते हैं, हमारी हुकूमत लेती, उसको ऐड के तौर पे चलाती और बताती कि ये फैसला कौन कह रहा है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कह रहा है कि बम चलाने का फैसला नवाज शरीफ साहब का। कैसे मुमकिन है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्जी के बगैर बम चल जाए? फिर आपकी सोशल मीडिया टीम इसका मतलब है कमजोर है कि वो इस चीजों को हाईलाइट नहीं कर पाती। मीडिया टीम है ही नहीं, सीधी सी बात है, उस लेवल की नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है वक्त की जरूरत है, अब होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें मीडिया स्ट्रेटेजी के ऊपर जरा और जोर शोर से मरियम साहिबा तो इस पे बड़ा काम कर रही है ना, अगर पंजाब हुकूमत की हद तक बात की जाए। हाँ, अच्छा, वो तो बड़ा अपने प्रोजेक्ट्स को भी हाईलाइट करती है, जो कि अच्छी बात है, सबको करने चाहिए। तो आप बेसिकली विफाकी हुकूमत से गिला कर रहे हैं? नहीं, मैं सबसे कर रहा हूँ, पार्टी की वजह से कर रहा हूँ, पूरी ना वफाक या सूबे को मैं लदा नहीं कर रहा। ठीक है, मैं पार्टी की बात, क्योंकि पंजाब हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस साथ बताती है सोशल मीडिया पर, जिस पर अक्सर आपके मुखालिफिन तनकीद भी करते हैं। आज जरा सुन लीजिए। जी, आप बताते हैं सोशल मीडिया पे जो मर्जी, आप कहें जी हम अंडरग्राउंड ट्रेन चला रहे हैं, हम आटा मुफ्त दे रहे हैं, हम सोने की सड़क बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, फर्क कैसे पड़ेगा? फर्क कैसे पड़ेगा जब आप सोलर पैनल पे 5 लाख सोलर पैनल आप हर साल पंजाब हुकूमत फ्री दें, ठीक है, 5 लाख सिलेंडर फ्री दें, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन दें जिसके अंदर सब्सिडाइज हो, क्योंकि दुनिया के अंदर यहाँ चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। अभी इस्लामाबाद में देखिए ना, मैं अप्रूव करके आया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर, इलेक्ट्रिक बसेस 160 इलेक्ट्रिक बसेस चलने लगी हैं, 30 पहुँच गए हैं, 30 रास्ते में हैं, बाकी 30 रास्ते में 160 बसेस पूरी होने लगी हैं, और माहौल दोस्त बसेस होंगी, वो चल जाएंगी। वहाँ पे सब्सिडाइज करें किसको, डिसेबल को, किसको, स्टूडेंट को, ठीक है, बाकियों सबसे पैसे लें। हाँ, अबव 60 जो है उसको भी कर दें, ठीक है, लेकिन बाकियों से पूरे पैसे। चलें, आखिर में आपने अच्छे मशवरे दे दिए और इस प्लेटफॉर्म से पहुँच भी गए। ये जो पीछे आपके तस्वीर हैं, आखिरी बस 1 मिनट है, सबसे पहली बड़ी तस्वीर ये जो है, आपको सारी मेमोरीज अगर आप, मैं कहूँ कि रिकॉल करें, कर सकते हैं ना? तो आपको पीछे जरा पलटना होगा, कैमरामैन साहब जरा दिखाइएगा। अब ये यहाँ से राइट से स्टार्ट करते हैं, बल्कि आपके पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब। अच्छा, जाती उम्र की, ये बहुत पुरानी लग रही है मुझे, 2009-10 की होगी। अब आपकी मेमोरी का एक इम्तिहान है, 2009-10 की होगी, तकरीबन 15 साल पुरानी होगी। तो आपको याद है किस सिलसिले में मुलाकात थी? ये 1-on-1 मुलाकात में हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब इतने वज़ादार आदमी हैं, अच्छा, जो 1-on-1 मुलाकात होती थी बाहर तक छोड़ने आते थे। क्या बात, ठीक है, सिर्फ आपको सबके साथ ऐसा या कुछ लोग खास थे? नहीं, सबके साथ। और दूसरा पहला क्वेश्चन उनका ये होता था कि अब्बासी साहब का ड्राइवर आया है,
ठीक है। तो उसको भी कुछ खिला पिला दें, उसका भी ख्याल रखें। मेहमान नवाजी का बड़ा ये ख्याल पहला, रखते अभी बैठने से हैं। ठीक है, पहले। ये तो बहुत प्यारी आदत है। ये दूसरा अच्छा, जो दूसरी है, वाली शहबाज शरीफ साहब के साथ जो तस्वीर है, ये 2009 की है। ठीक है, भी तकरीबन उसी सन की। हाँ, ठीक है, 2009 की है। यहाँ पे एलिवेटेड पहले हम बनाने लगे थे रोड, ठीक है, फिर बाद में हमने उसको तब्दील करके मेट्रो बना दी उसके ऊपर, मरी ठीक रोड है के जी, ऊपर। ठीक है। और ये जहाँ आप तकरीर कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साथ खड़े हैं, ये हमने यहाँ पे वो येलो कैब और ये ठीक है। चीजें गाड़ियाँ। ठीक है। और ये आपकी ये वाली तस्वीर, ये वाली तस्वीर है 2009 की, जिस ठीक वक्त है। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी थे। ठीक है। और और ये उस वक्त फहमीदा आसमान- मिर्जा साहिबा फहमीदा मिर्जा ठीक है, स्पीकर हाँ, थी उस ठीक है, बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।